इंसान इब्तदा से ही कायनात को समझने, उसके असरार और रमूज जानने में गहरी दिलचस्पी रखता आया है। ताहम इब्तदाई अदवार में इसके पास ना तो साइंसी तरीक़ाकार मौजूद था और ना ही जदीद आलात मुशाहिदा। इसलिए इसके तमाम मुशाहिदात का दारोमदार सिर्फ उन मज़ाहिर फ़ितरत पर था जो वो अपनी आँख से बराह रास्त देख सकता था। अरस्तू का कायनाती तस्वुर अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई मुनज़्ज़म, जामे और फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर इस्तवार था। इसने कायनात को वाज़ेह तौर पर दो बुनियादी हिस्सों में तक़सीम किया। ज़मीनी दुनिया में मौजूद तमाम मादा चार बुनियादी अनासिर हवा, आग, पानी और मिट्टी पर मुश्तमिल हैं। ये अनासिर अपनी तबी ख़ुसूसियात के मुताबिक फ़ितरी रुझानात रखते हैं। भारी अनासिर यानी पानी और मिट्टी कुदरती तौर पर नीचे की सिमत में हरकत करते हैं और ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बरक्स अरस्तू के मुताबिक आसमानी अजसाम जैसे सितारे और सियारे वगैरह ज़मीनी अनासिर से बिल्कुल मुख्तलिफ एक लतीफ़ और कामिल मादे से तश्कील पाते हैं, जिसे उसने ईथर का नाम दिया। इसमें किसी किस्म की तब्दीली, ज़वाल या फ़साद मुमकिन नहीं था, जिसके बायस आसमानी दुनिया को एक कामिल और गैर फ़ानी निज़ाम के तौर पर देखा जाता था। यूं अरस्तू का ये नज़रिया न सिर्फ कायनात की साख्त को समझने की इब्तदाई मुनज़्ज़म कोशिश थी, बल्कि इसने इंसान, फितरत और कायनात के बाहिमी ताल्लुक़ को एक फ़लसफ़ियाना फ्रेमवर्क में पेश किया। टोलेमी, जो कि अरस्तू से मुतासिर था, अपने नज़रियात की बुनियाद फ़लसफ़ी और मजहबी असूलों पर रखी। इसने अपनी किताब अल-मजिस्त में जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स पेश किया, जिसमें ज़मीन साकिन और कायनात का मरकज़ थी। तमाम अजराम फल्की जैसे सूरज, चाँद, सितारे और उस वक्त मालूम शुदा 5 सियारे मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में घूमने के साथ साथ ये सियारे अपने मदार के गिर्द छोटे दायरों में भी घूमते हैं। सबसे बैरूनी मदारों में ऐसे सियारे थे जो एक दूसरे की निस्बत यकसां पोजीशन में रहते और उनकी तरतीब में भी कोई तब्दीली नहीं आती। इस आखिरी मदार के बाहर क्या था, इसका सैंसी जवाब कभी नहीं दिया गया, क्योंकि ये इंसान के लिए काबिल मुशाहिदा कायनात में शामिल नहीं था। मगर इस मॉडल ने आसमानी अजसाम की हरकत और पोजीशन की बेहतर रहनुमाई की, क्योंकि इस मॉडल में एक खामी थी कि बतलेमस को यह फर्ज करना पड़ा कि जमीन के गिर्द चांद एक ऐसे रास्ते पर हरकत कर रहा है कि कभी कभार जमीन से इसका फासला आधा रह जाता है, जिसका यह नतीजा निकलता है कि चांद हमें दुगना नजर आए। बतलेमस अपने मफरूजे की खामी से वाकिफ था, मगर उस मॉडल का नजरिया मजहबी लोगों की तरफ से अमूमी तौर पर कबूल कर लिया गया। 16वीं सदी में कोपरनिकस ने बतलेमस के निज़ाम को तब्दील करके हेलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने जमीन को कायनात के मरकज से हटाकर न सिर्फ टोलेमी के जियोसेंट्रिक फ्रेमवर्क को चैलेंज किया, बल्कि उस इंसानी मरकजी अकीदे को भी जो हजारों सालों से मगरबी फिक्र पर हावी था। इसका दावा कि तमाम सियारे बशमूल जमीन सूर्य के गिर्द हरकत कर रहे हैं एक ऐसा इनकलाबी कदम था जो कैथोलिक चर्च की हिमायत याफ्ता रसूई कायनात के बरअक्स था, जिसने जमीन और उसके नतीजे में इंसानियत को खुदाई मरकज के तौर पर पेश किया था। कॉपरनिकस के मुताबिक जमीन दूसरे सियारों की तरह निजाम शमसी का एक रुकन है, जिसमें सूरज इस निजाम का मरकज, जबकि तमाम सियारे सूर्य के गिर्द सर्कुलर मोशन में हरकत करते हैं। इसने दावा किया कि कायनात में इंसान की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि ये नजर का धोखा है। ये कायनात इसी तरह के निजामों से भरी पड़ी है। जो सितारे हमें इस कदर छोटे और एक दूसरे के करीब नजर आते हैं, असल में बहुत बड़े और एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कॉपरनिकस का ये मॉडल इंतहाई सादा और खूबसूरत था, मगर इसे अपने वक्त के मजहबी नजरियात से मुताबिकत नहीं थी। कैथोलिक चर्च, जिन्हें ये लगता था कि आसमान हमारे ऊपर है ना कि नीचे, वरना जमीन गिर जाती, इसी तरह जमीन नहीं घूम रही, वरना इस पर मौजूद पहाड़ और इमारतें सब कुछ गिरकर टूट जाता। इसलिए उन्होंने इस नजरिए की शदीद मुखालफत की, जिसकी वजह से कॉपरनिकस को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम उसके ख्यालात ने मुस्तकबिल में केपलर और गैलीलियो जैसे फल्कियाती माहिरीन को मुतासर किया, क्योंकि कॉपरनिकस के दिए गए मॉडल की वजह से सियारों की पेशीन गोइयों में गलतियां रहती थी, जिससे बाद में केपलर ने अपने 3 कवानीन में एलिप्टिकल ऑर्बिट का तस्वुर देकर सियारों के मदार को रियाती में कैद करने की कोशिश की। इसके पहले कानून के मुताबिक सूर्य के गिर्द सियारे जिन मदारों में हरकत करते हैं वो दायरे की शक्ल के नहीं, बल्कि इनके मदार इलिप्स यानी गोल अंडे की तरह है, जिसके 2 फोकस में से एक पर सूरज जबकि दूसरा खाली रहता है। ये दरियाफ्त कदीम फल्कियाती तस्वुरात के खात्मे का बायस बनी। दूसरा कानून बयान करता है कि सियारा सूर्य के गिर्द किस तरह मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत करता है। जब सियारा सूर्य के करीब हो तो वो तेजी से हरकत करेगा, जिसे पेरी हेलन कहते हैं, और जब वो दूर हो तो उसकी रफ्तार में कमी आती है, जिसे एप हेलन कहते हैं। ताहम सियारे और सूर्य के दरमियान फर्जी लकीर यानी रेडियस वेक्टर बराबर वक्त में बराबर एरिया तय करता है। यानी अगर एक सियारा एक हिस्सा 30 दिन में मुकम्मल करेगा तो लाजिम है कि वो दूसरा हिस्सा अगले 30 दिन में मुकम्मल करे।
और इन दोनों हिस्सों का रकबा भी बराबर होगा। ये कानून इस हकीकत की तस्दीक करता है कि सियारे की हरकत मुस्तकिल नहीं बल्कि सूरज से फासले पर मुनहसिर है। इसने ज़ावियाई जमूद के उसूल की बुनियाद रखी जो जदीद फल्कियात और खलाई तहकीक में बुनियादी हैसियत रखता है। तीसरा कानून सियारे के सूरज से फासले और उसके मदार में गर्दिश के वक्त के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। जो सियारे सूरज से ज्यादा फासले पर होते हैं उनके एक चक्कर मुकम्मल करने में ज्यादा वक्त दरकार होता है, यानी जमीन को सूर्य के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 1 साल लगता है, जबकि मरीख को 2 और मुश्तरी को 12 साल दरकार होते हैं, जिसे बाद में आइजैक न्यूटन ने मजीद बेहतर बनाया। इस तीसरे कानून को अपने कशिश शकल के कानून से जोड़कर सियारों की हरकत की मैकेनिक्स समझाई। 17वीं सदी के शुरू में इंसानी तारीख का एक इनकलाबी लम्हा उस वक्त आया जब गैलीलियो गैलीलाई ने अपनी दूरबीन को आसमान की तरफ मोड़ा तो उसकी हरकत की इंतहा न रही कि उसे मुश्तरी के गिर्द घूमते चांद नजर आए। ये पहली बार था कि इंसान ने किसी दूसरे सियारे के गिर्द घूमता हुआ कोई जिस्म देखा। इसलिए गैलीलियो ने अखद किया कि जरूरी नहीं कि हर जिस्म अरस्तू और टोलेमी के नजरिए के मुताबिक जमीन के गिर्द हरकत करे। उसने कोपरनिकस के पेश करदा सूरज मरकजियत के नजरिए की मजीद तायद की। इसके अलावा इसकी दूरबीन ने बेशुमार सितारों को बेनकाब किया जो आम आंख से नजर नहीं आते थे। इसकी दरियाफ्तें 1610 में द स्टारी मैसेंजर के उन्वान से शाये हुई जिसने साइंसी इनकलाब को हवा दी। गैलीलियो के काम ने कैथोलिक चर्च की तालीमात की मुखालफत की जो जमीन को कायनात का मरकज तस्लीम करती थी। इस साल गैलीलियो का इंतकाल हुआ। इंग्लैंड में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर गैलीलियो और केपलर के नामुकम्मल नजरियात को मुकम्मल किया और हमें जमीन और आसमान का एक मुत्तहिदा नजरिया फराहम किया। हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई चीज हवा में उछाली जाए तो वो जमीन पर वापस आ जाती है। दरख्त से गिरने वाला सेब जमीन की तरफ हरकत करता है और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। ये वही सवाल था जिसने न्यूटन को सोचने पर मजबूर किया और आखिरकार एक ऐसा कानून सामने आया जिसने पूरी कायनात के निजाम को समझने की बुनियाद रखी। और इस कानून से अरस्तू के उस फलसफियाना नजरिए की तरदीद हुई जिसके मुताबिक जमीन और आसमान के अलग अलग कवानीन थे। इस कानून को अखद करने के लिए न्यूटन को केपलर के 3 कवानीन से बड़ी मदद मिली। केपलर ने अपने कवानीन तो दरियाफ्त कर लिए मगर वो नहीं जानता था कि ये कवानीन क्यों और कैसे काम करते हैं, यानी सियारे सूर्य के गिर्द क्यों घूमते हैं, कौन सी ताकत है जो इन्हें अपने मदार में रहने पर मजबूर करती है। न्यूटन ने यह मामला अपने ग्रेविटी के कानून से हल किया और वजाहत की कि कायनात में हर दो अजसाम एक दूसरे को ऐसी फोर्स से कशिश करते हैं जो उनके मासिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मगर उन दो अजसाम के दरमियानी फासला के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कुव्वत मास और फोर्स पर मुनहसिर है, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा कशिश होगी और इसके साथ साथ जितना ज्यादा फासला होगा कशिश की कुव्वत उतनी ही कम होगी और ये कमी बरह रास्त नहीं बल्कि फासला के मुरब्बा के मुताबिक होगी। मसलन अगर जमीन का मास दुगना हो जाए तो चांद पर लगने वाली उसकी कशिश शकल भी दुगनी हो जाएगी, लेकिन इसके बरक्स अगर जमीन और चांद के दरमियान फासला दुगना हो जाए तो कशिश शकल की फोर्स आधी नहीं बल्कि 1/4 रह जाएगी, जिससे चांद पर लगने वाली जमीन की ग्रेविटी बहुत कमजोर हो जाएगी जिसके नतीजे में चांद का मदार मुतासर हो सकता है। अगर ये कुव्वत एक हद से कम हो जाए तो हो सकता है कि चांद आहिस्ता आहिस्ता जमीन की कशिश से कहीं दूर चला जाए और हमें कभी नजर ना आए। ये हैरत अंगेज कानून सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पूरी कायनात में काम करते हैं। यही कुव्वत सूरज और सियारों के दरमियान काम कर रही है। यही कुव्वत कहकशाओं के दरमियान मौजूद है जो पूरी कायनात के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। हत्ता कि जमीन पर समंदरी लहरें भी चांद की कशिश शकल की वजह से पैदा होती हैं। न्यूटन के इस कानून ने साइंसी तरक्की में इनकलाब बर्पा कर दिया। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी कोई रिवायती फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम की खमीदगी है। जब कोई बड़ा जिस्म मौजूद होता है तो वो अपने गिर्द स्पेस टाइम को मोड़ देता है और दूसरे अजसाम इस खमीदा स्पेस टाइम में सीधी लाइन के बजाय कर्व्ड रास्तों पर हरकत करते हैं। इसी वजह से सियारे सूरज के गिर्द मदार में रहते हैं। इस नजरिए को रियाजियाती तौर पर आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस बयान करती हैं जो ये बताती हैं कि मादा और तवानाई स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को किस तरह मुतासिर करते हैं। इस नजरिए के अमली असरात भी बहुत अहम हैं, जैसे जीपीएस सिस्टम में वक्त का फर्क, रोटेशनल लेंसिंग और ब्लैक होल्स की मौजूदगी। अगर आइंस्टाइन की इस रिलेटिविटी को शामिल ना किया जाए तो जदीद टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर गलतियां पैदा हों। दुनिया के बड़े साइंस म्यूजियम में आपको बड़े शानदार पेंडुलम नजर आते हैं जो जमीन की गर्दिश का बरह रास्त तजर्बाती सबूत फराहम करते हैं। इस पेंडुलम की खास बात यह है कि अगर जमीन साकिन होती तो इसकी हरकत का जाविया हमेशा एक ही सिमत में रहता, लेकिन हकीकत यह है कि यह पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिमत तब्दील करता है।
یہ تبدیلی دراصل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر موجود ہیں اور یہ پورا نظام زمین کی گردش کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ زمین اپنے ایکسس کے گرد حرکت میں تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ اور تقریباً 29 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں اس حرکت کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھی اسی رفتار کے ساتھ زمین کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ کشش ثقل ہمیں زمین کی سطح سے مضبوطی سے جوڑے رکھتی ہے، جبکہ زمین کی گردش سے پیدا ہونے والی قوت نسبتاً کمزور ہوتی ہے، اس لیے ہم کسی غیر معمولی اثر کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارا پورا سولر سسٹم کہکشاں کے مرکز کے گرد 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے، جبکہ ہماری کہکشاں بھی کائنات میں تقریباً 600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ یہ تمام مشاہدات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ کائنات جامد نہیں بلکہ مسلسل حرکت اور تبدیلی کے ایک عظیم نظام پر قائم ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اسی سائنسی فہم پر انحصار کرتی ہے۔ سیٹلائٹ سسٹمز، جی پی ایس، کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور ناسا کی تمام خلائی تحقیق زمین کی حرکت اور مدار کی درست پیمائش پر مبنی ہے۔ جی پی ایس سسٹم زمین کے گرد گردش کرنے والے سیٹلائٹ کے ذریعے سگنل وصول کرتا ہے اور زمین پر موجود مقام کا انتہائی درست حساب لگاتا ہے۔ اس پورے نظام میں زمین کی حرکت اور آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کا بنیادی کردار ہے، کیونکہ وقت کی رفتار بھی خلا اور رفتار کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ اگر ان اثرات کو شامل نہ کیا جائے تو جی پی ایس روزانہ کئی کلومیٹر تک غلط نتائج دے سکتا ہے۔ خلائی تحقیق میں راکٹ کی ٹریجیکٹری یعنی راستے اور رفتار کا درست حساب بھی نہایت اہم ہے۔ راکٹ صرف سیدھا حرکت نہیں کرتا بلکہ وہ زمین، چاند اور دیگر اجرام فلکی کی کشش ثقل کے دوران ایک پیچیدہ اور خمدار راستہ اختیار کرتا ہے۔ سائنسدان پہلے سے یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہر سیارہ اور زمین کس لمحے کہاں ہوں گے تاکہ راکٹ کو درست وقت اور زاویے پر لانچ کیا جا سکے۔ اسی سائنسی منصوبہ بندی کی بدولت انسان چاند پر پہنچ سکا، مریخ کی طرف مشنز بھیجے جا سکے اور گہری خلائی تحقیق ممکن ہو سکی۔